नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना केस के बीच आज अहम फैसला लिया जा सकता है। बिहार में सरकार आज ले सकती है फैसला। सुबह 11 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। सोमवार और मंगलवार को सीएम ने की थी बैठक में लॉकडाउन लगाने पर हामी नहीं भरी गई। पहले से ज्यादा पाबंदियां बढ़ाने का फैसला संभव है। तो हम आपको बता रहे हैं बिहार से एक बड़ी और अहम खबर। आज सुबह 11 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी, जिसमें से नीतीश कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में पहले से ज्यादा पाबंदी बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कल की बैठक में लॉकडाउन पर हामी नहीं भरी गई थी, लेकिन आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी उसमें पाबंदियों पर जो पहले से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसे और सख्ती से पालन कराने पर फैसला संभव है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक एक अन्य मार्ग में होने वाली है। आज दोपहर में यह बैठक होने वाली है और इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल 4 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक नीतीश कुमार ने 5.5 घंटे मैराथन बैठक की और तमाम जिला के डीएम के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और तमाम जिलों का फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि बिहार में फिलहाल स्थिति क्या है, कोरोना संक्रमण के जो खतरे हैं वो कितना बढ़ गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जो कल 5.5 घंटे के मैराथन बैठक में हुई थी। और जाहिर सी बात है उसके बाद फैसला क्या होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक पर। और जाहिर सी बात है बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और जाहिर सी बात है बिहार में जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था उस समय केसेस की संख्या लगभग 5 से 6 हजार प्रतिदिन हुआ करते थे, लेकिन इस बार केस 10,000 से ज्यादा प्रतिदिन हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा, बहुत कुछ आज तय कर लिया जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। आनंद, पहला सवाल, बिहार में 2 दिनों से सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि कल की बैठक के बाद लॉकडाउन पर तो मोहर नहीं लग पाई, लेकिन आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज दोपहर में बैठक होने वाली है, पहले 11 बजे होने वाली थी लेकिन समय बढ़ गया है। आज दोपहर में किसी भी वक्त ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में सोनाली इस बात को लेकर फैसला ले लिया जाएगा कि आने वाले समय में बिहार में कोरोना संक्रमण का जो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लगातार फीडबैक नीतीश कुमार को मिल रहा है। कल भी जो उन्होंने तमाम जिलों के डीएम से बातचीत की थी तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फीडबैक मिले हैं जिसको लेकर बिहार सरकार भी चिंतित है। तो जाहिर सी बात है आज के दिन आज का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का बैठक होने वाला है उस बैठक में बहुत कुछ तय कर लिया जाएगा कि आने वाले समय में क्या कुछ परिस्थितियां हो सकती है, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने कल सख्त निर्देश भी दिया है कि किसी भी अस्पताल में जहां पे कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है वहां पे ऑक्सीजन या फिर दूसरी जो जरूरत के सामान है, दवाएं हैं, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ साफ निर्देश दिया है कि गाँव में परिस्थितियां कैसी है उसका आकलन सही तरीके से हो। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिया है कि हर एक दिन गैप करके जो डीएम है उनसे उनके इलाके उनके जिले का हाल लिया जाए। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले थे जो कल 5.5 घंटे के मैराथन बैठक में लिया गया और तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से फीडबैक जो मिला है आज उस तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले सोनाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने घर से बाहर निकले थे और उन्होंने पटना का जायजा लिया था और जहां पे वो गए तो वहां पे काफी भीड़ भी दिखी थी। और कल भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि लोग संयमित रहें, घर में रहें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो आज लॉकडाउन होगा या नहीं होगा या फिर किस तरीके से पाबंदियां बढ़ाई जा सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और आज महत्वपूर्ण फैसला ले लिया जाएगा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बाद। और उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम इसकी जानकारी मीडिया को भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आज बेहद महत्वपूर्ण फैसला होने की पूरी संभावना है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक में। और नीतीश कुमार के कोर टीम के साथ उनका जो बैठक होगा उसमें बहुत कुछ ये भी तय किया जाए कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां खराब हो रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना में
जो पूरे जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी संख्या लगभग 16,000 क्रॉस कर चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे बिहार की स्थिति क्या हो सकती है। कई सारे ऐसे सहयोगी पार्टी के चूंकि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, तो बिहार के कई अस्पतालों में क्राइसिस देखी जा रही है। अस्पताल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है। तो इसको लेकर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या कारगर उपाय मौजूद है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपको याद भी होगा कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से एक खबर चलाई थी कि बिहार के कई सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर मशीन है, वो रखा हुआ है, पैक करके रखा हुआ है, फंक्शनल नहीं है। और इस खबर को देखने के बाद बिहार सरकार भी हरकत में आई और वैसे तमाम अस्पतालों में जहां पे वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे या फिर उनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था, उसे तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। तो जितने भी सरकारी अस्पताल में वहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसका सख्त निर्देश दे दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। जाहिर सी बात है, अभी भी बिहार के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, जहां पे लोगों को समस्या हो रही है। तो वैसी समस्या न हो, सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधरे और वहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता 24 घंटा मरीजों को उपलब्ध हो, ये अभी निर्देश दिया गया है। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की मात्रा जितनी चाहिए, बिहार में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, वो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं, कल देर शाम नीतीश कुमार ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी ऑक्सीजन को लेकर बातचीत की थी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को आश्वासन दिया है कि वो उनकी पूरी मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात आप समझ सकती हैं कि बिहार में लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है, दूसरी जरूरी सुविधाओं की कितनी मुश्किल आ रही है, उसके लिए लेकर सरकार क्या कर रहा है। तो ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और कल भी मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ साफ निर्देश दिया है, किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, जरूरी दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कई जगहों से अभी भी ये शिकायत मिल रही है। आनंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ते कोरोना केस के बीच सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि पिछले 5 दिनों के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 5 दिनों में 4 दिन 12,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। अगर 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो 23 अप्रैल को 12,672 केस मिले। 24 अप्रैल की बात की जाए तो 24 अप्रैल को 12,359 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 25 अप्रैल को 12,795 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। 26 अप्रैल को यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, 11,801 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं 27 अप्रैल को फिर से यह आंकड़ा बढ़ा और 12,604 कोरोना संक्रमित केस मिले। 5 दिनों में कुल संक्रमित 62,231 मिले हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराकर आप टीका लगवा सकते हैं। सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप प्राइवेट अस्पताल में भी टीका लगवा सकते हैं। कोविशील्ड प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज में मिलेगी, वहीं कोवैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 1,200 रुपए प्रति डोज में मिलेगी। टीका लेना 18 साल से ज्यादा उम्र तो आपका? हाँ, रजिस्ट्रेशन किए हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने? हाँ। और कैसा लग रहा है इस टीका को लेकर, कैसा उत्साह लग रहा है? सरकार ने भी मुफ्त देने की बात कही है। मतलब ठीक ही है, सही है। नहीं, अभी तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन आज से हाँ। और 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत भी हो जाएगी। कितना उत्साह है इस बात को लेकर? बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि टीकाकरण हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बिहार में फ्री किया गया है, तो ये भी एक तरह से अच्छा है। गरीब जनता जो पैसा नहीं दे सकती है वो फ्री में करवाएगी। आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन? नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, लेकिन मैं भी रजिस्ट्रेशन जल्दी ही कर लूंगा। बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक सारे लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी तब तक ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है। अफवाहों पे बिल्कुल ना जाए, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, आप आराम से ले और जब तक वैक्सीन नहीं लेंगे इसी तरह चलता रहेगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया? बस अभी कर ही रहे थे। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन कर ही रहा है, कोई बात नहीं। आप रजिस्ट्रेशन देखिए, आपका नाम क्या हुआ? रितेश नाम हुआ। तो रितेश जी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और इसके अलावा आज कितना रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? 2-3 लोग और हैं। तो सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए, लेकिन 18 से ऊपर 2-3 लोग हैं, तो सब हो ही जाएगा। वहीं लखीसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। जिले के लोग अफवाह से बचे और पैनिक न हो, इसको लेकर सदर अस्पताल परिसर में कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसके टोल फ्री नंबर पर किसी भी समय लोग फोन कर अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। कंट्रोल रूम का जायजा लिया
न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। लखीसराय जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में है। जिलेवासी अफवाह से बचे और पैनिक ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने कोविड कंट्रोल रूम का बनाया है। देख सकते हैं यहाँ पे यह सदर अस्पताल परिसर में कोविड कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी जारी की गई है 180034566626 और 06346233090। तो यह टोल फ्री नंबर है। इस पे लोग जिनके साथ जो परेशानी होगी वो इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे और यहाँ जो मौजूद विशेषज्ञ रहेंगे उनको सलाह देंगे कि आखिर किस तरह से वो पैनिक ना होंगे और क्या दवा उनको चलना है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। यहाँ से उनको सलाह दिया जाता है फ़ोन कर करके भी, और जो वहाँ से फ़ोन करते हैं उनको कुछ सलाह दिया जाता है जैसा दिक्कत है उनको। अच्छा, कौन लोग सलाह देते हैं? हम फार्मासिस्ट हैं। एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी कि सेकेंड शिफ्ट में डॉक्टर नहीं है, ऐसे में जो लोग फोन करेंगे उनको सलाह कैसे दी जाएगी। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और बेतिया में भी कोरोना कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है। फोन करने पर दवा से लेकर इलाज तक के सुझाव दिए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम कैसे काम कर रहा है ये बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिले के लोगों को मदद करने के लिए, नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए और उसको चेन को ब्रेक करने के लिए लोगों को मदद करने जिला कमांड एवं कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये 24/7 जो है वो काम किया जा रहा है। लोग फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन पर ही लोगों को मदद दी जा रही है। इसके अलावा जो जानकारी है बचाव की, वो भी जानकारी लोगों तक पहुँचा रही है। हमारे साथ इस मेडिसिन सेंटर के जो डॉक्टर हैं जो तैनात हैं यहाँ पे, उनसे हम जानना चाहेंगे कैसे काम कर रहा है, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग टेलीमेडिसिन के द्वारा मरीज जो है उसको हम लोग सुझाव दे रहे हैं, जो दवा की आवश्यकता है उसकी बता रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अगर सीरियस मरीज है तो उसको हम लोग आपको गवर्नमेंट एम्बुलेंस द्वारा गवर्नमेंट मेडिकल पर MJK में हम लोग वहाँ पर एडमिट करा दें। मतलब वीडियो कॉल से भी कुछ? हाँ, वीडियो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग है, उस पर भी हम लोग सुझाव दे रहे हैं। फेस टू फेस बात कर मरीज की समस्या को हम लोग जो है उसको हल करें। जिले के हर कोने से आ रही है? हाँ, जिले के हर कोने से आ रही है। तो देख सकते हैं आप कि ये टेलीमेडिसिन सेंटर है, परामर्श केंद्र है। यहाँ लोगों को जो भी मरीज है, जो भी कोरोना के लक्षण जिसमें मिल रहा है, जो लोग फ़ोन कर रहे हैं उनको एंटरटेन किया जा रहा है। 3 शिफ्टों में यहाँ पे काम हो रहा है और 24 घंटे 24/7 ये सुविधा जो है यहाँ के लोगों को दी जा रही है। प्रशासन की ये पहल जो है कहीं ना कहीं कोरोना चेन को तोड़ने में कारगर साबित हो रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 बेतिया। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन और लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से अब शादी समारोह, रिसेप्शन और अन्य कार्यक्रमों को लेकर लोग भी जागरूक नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर रेलवे सामुदायिक भवन में एक रिसेप्शन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर आयोजक ने गाइडलाइन के पालन का हर संभव प्रयास किया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में शादी समारोह हो रहा है, लेकिन शादी समारोह में जो रौनक रहनी चाहिए वो रौनक यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो करते हुए लोग दिख रहे हैं। जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहे। जो खाना खिलाने वाले लोग हैं वो भी पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और पूरी तरह से हर नियम का पालन करते दिख रहे हैं। यहाँ पर जो इस समारोह के आयोजन करता है रिसेप्शन के, हम उसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्या चीज़ सावधानी करते हैं। एक शादी के उपलक्ष्य में रिसेप्शन कार्यक्रम रखा गया था और कोविड को देखते हुए बहुत सीमित लोगों के बीच में इसको संपन्न करा लिया गया। कितनी जो संख्या कहा गया था उसी संख्या में 100 के अंदर ही रहा है। 100 के अंदर? जी जी। तो यहाँ पे जो रिसेप्शन समारोह के आयोजक हैं उनके द्वारा बताया गया जो कोविड के नियमों का यहाँ पर पालन करते हुए संख्या 100 के करीब रखी गई है और जो भी एहतियाती कदम होता है वो उठाया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आईएमए ने सीएम को पत्र लिखकर आगाह किया है। साथ ही आईएमए ने अधिकारियों पर अपनी भड़ास भी निकाली है।
देखिए, कोरोना तो अनियंत्रित आ रहा है बिहार में, लेकिन इसको संभालने का में नियंत्रण होने की ज़रूरत है। हमें अफसोस है कि कोरोना का नियंत्रण का काम ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है और वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि ऐसे अभी लोग जो मर रहे हैं उसमें कुछ लोग तो कोरोना के मरेंगे और उससे बड़ी संख्या में नॉन कोविड पेशेंट भी मर रहे हैं और सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन चाहिए। इन लोगों ने पिक एंड चूज करके केवल पटना शहर की मैं बात बता रहा हूँ, 90 अस्पतालों को इन लोगों ने चुन लिया है कोविड के नाम पर और केवल उन्हीं को दे रहे हैं ऑक्सीजन। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। रात 2 बजे पप्पू यादव वैशाली के महुआ स्थित कोविड केयर सेंटर अस्पताल का जायजा लिया। पप्पू यादव ने बताया कि रात में अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी। पप्पू यादव ने सरकार से व्यवस्था ठीक करने की अपील की है। लगातार किसी को नहीं बख्शा इसने, न जज को, न पदाधिकारी को, ना किसी को, ना किसी के बेटे को, ना किसी के बच्चे को। अब इन परिस्थितियों में हमें पेन लेने की जरूरत है कि हम कैसे इस वायरस को व्यवस्था और कंप्लीट कोरोना गाइडलाइन के साथ हम फॉलो करके इसको बचा सकते हैं। तो कोरोना के महामारी के साथ ही चमकी बुखार का भी कहर बिहार में देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में रविवार की शाम से इलाजरत एक बच्चे की मौत हो गई। 3 साल का पीयूष राज मोतिहारी के पताही का रहने वाला था। भर्ती होने के वक्त ही पीयूष की हालत अच्छी नहीं थी। सोडियम और ग्लूकोज की भारी कमी के साथ हिट स्ट्रोक ने पीयूष को अपनी चपेट में ले लिया था। अभी एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में 3 और बच्चे इलाजरत हैं। साल चमकी बुखार के कुल 8 मामले रजिस्टर अभी तक किए जा चुके हैं। इनमें 6 बीमार बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है। पिछले ही दिनों 12 साल के एक बच्चे की मौत भी चमकी बुखार से हो गई थी। हालांकि इस कहर के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि मुसहरी का एक 4 साल का बच्चा चमकी बुखार से ठीक हो गया और उसे डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। दानापुर के लेखा नगर में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। बताया जा रहा है कि लेखा नगर में अजीत बिहारी सिंह और राकेश सिंह के बीच पानी की पाइपलाइन को लेकर महीनों से विवाद चल रहा था। आज दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी अजीत बिहारी सिंह के इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों गुटों ने थाने में एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बगहा से है, जहां लौरिया थाना के दुबौलिया गांव में लोगों ने कथित तांत्रिक की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि एक परिवार ने बच्चे की झाड़ फूक के लिए तांत्रिक को बुलाया था। झाड़ फूक के बाद तांत्रिक ने जब पैसे की मांग की तो लोग पीटने लगे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस हत्या के आरोपी परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बच्चा राम है, कल 2 बजे के आसपास महेश राव केशव राव के यहाँ से फोन गया कि आप आइए, बच्चा का इलाज करना है। पैसा बाकी था, 50,000 रुपया दिए थे। ये दोनों पैसा ले आने के लिए गए थे। पैसा लेकर गए थे, सुबह में इनको मारपीट कर मुआ दिया गया है। खबर दरभंगा से है, जहां हायाघाट के चक्का गांव में छेड़खानी का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। मारपीट और पत्थरबाजी में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक महिला अपनी बेटी के साथ खेत पर काम कर घर लौट रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने छेड़खानी की। महिला की शिकायत के बाद गांव में पंचायत बैठी, लेकिन यहां छेड़खानी करने वाले मारपीट करने लगे। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। इस बहुत पुराने मैटर चल रहा था, उसी के लिए दोनों पक्ष में विवाद ज़्यादा हो गया है। हम लोग कैंप किए हुए से वहीं से दोनों में ज़्यादा ईंटा उटा पत्थर झड़प हुआ है जी। अभी स्थिति समान है, लेकिन न कहा जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि जो पुलिस बल के जवान को भी कोई चोट लगने की बात आ रही है? कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं लगा है, लेकिन उधर से भी बहुत जख्मी हल्का हुआ है लोग। लेकिन दोनों पक्ष से ईंटा पत्थर चला है पूरा। ये पहले से विवाद कर रह सकता है। आज का विवाद तो खैर हल्का फुल्का कुछ था, लड़का लड़की का मामला।
अब बात बिहार में आए भूकंप की। बिहार के सीमांचल में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। जिन 4 जिलों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए उनमें खगड़िया भी है। यहां हल्के झटके महसूस किए गए। झटका महसूस होने के बाद लोग घर से बाहर निकले और सड़क पर आ गए। हालांकि अभी तक कोई जान माल के नुकसान की खबर तो नहीं आई है। लोगों से बात की संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके कारण लोग काफ़ी डर गए थे और जो घर में बैठे हुए थे वो घर से बाहर निकले हैं। ये अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको ये एहसास हुआ कि भूकंप आया, उसके बाद वो घर से बाहर निकले हुए हैं यहाँ पर। उनसे ये बात करते हैं। अच्छा बताइए, कैसे महसूस हुआ आपको? क्या जी, मैं जब अपने घर में था तो उस समय कुछ हमको महसूस हुआ कि भूकंप का झटका लग रहा है। जब हमने पंखा को देखा तो पंखा भी हिल रहा था, तो हम सारे बच्चे मिल करके घर से बाहर हो गए। डर भी लग रहा था मतलब? हाँ, हल्का सा डर भी लगा हमको, फिर तो शांत हो गया। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। अच्छा, आप भी महसूस किए पूरा? जी हाँ, 7:51 में हल्का कंपन महसूस हुआ। अच्छा, फिर आप क्या कर रहे थे उस समय में? उस समय दुकान में सफाई कर रहे थे, हम बाहर आ गए। डर लगा कि मतलब उसके बाद आप बाहर? हाँ, बाहर आ गए। और कुछ लोग हैं, उनसे भी ये हम बात करते हैं। अच्छा, क्या महसूस हुआ और किस तरह से आपको? जी, हम सुबह में अभी आधा घंटा पहले लगभग किचन में गए थे, तो किचन मेरा पुराना घर है वो, तो लगा कि हिल रहा है। हमने पैर से ऐसे महसूस किया कि छत कैसे हिल रहा है। तो फिर मैंने आगे देखा तो हमारे किचन वाले बोर्ड में चम्मच लटका हुआ था, वो हिल रहा था, जबकि हवा अभी बिल्कुल शांत है उस समय। तो फिर हम लोग बच्चा को लेकर के नीचे निकल गए। हम समझ गए कि भूकंप है। जी, अभी थोड़ी देर पहले। जाहिर है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो घर से बाहर निकले हुए हैं, डरे हुए हैं। जैसे ही उनको भूकंप का झटका महसूस हुआ उसके बाद सभी लोग बाहर निकल करके और एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं एक तरह से। तो ये कहीं ना कहीं का है कि भूकंप का जो झटका महसूस हुआ है उसे अभी भी लोग डरे हुए हैं और सुरक्षित घर से बाहर निकले हुए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। कटिहार में भी अचानक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। यहां भी झटका बेहद कम समय के लिए था और जानमाल को नुकसान नहीं पहुंचा। क्या आया था, कैसा लगा? बहुत डर लगता था, लेकिन वैसा नहीं आया, हल्का फुल्का आया था। बहुत ज्यादा नहीं है? मैं बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, कब महसूस हुआ आपको, कैसा पता चला? महसूस तो हुआ, लेकिन एक बार और आया था, इससे पहले 2-4-10 दिन पहले आया था, उसी तरह का फिर आया था सुबह। नवगछिया के झंडापुर ओपी पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। विभूति कुमार उर्फ मनीष कुमार गौरीपुर के रहने वाले थे और पुलिस ने उन्हें गाड़ी लूट की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक हाजत में उसने सोमवार रात फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के शरीर पर जख्म मिले हैं जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। सवाल ये भी है कि गिरफ्तारी के 4 दिनों तक हाजत में ही क्यों रखा गया। इसको फंसा दिया चोरी केस में कि गाड़ी स्कॉर्पियो तुम ही चुरा कर बेचे हो, और दरोगा साहब ने जब इसको पकड़ा तो दरोगा साहब को कोई घूस दे दिया होगा सर, और इसको मार दिया सर। देख लीजिए, आपके सामने ही है सर। 22 या 23 का घटना है ये सर। और ध्रुवगंज से बाराती गया था मरवा सर, और मैं भाई से जब मिलने के लिए जाता था तो वो मना कर देता था कि नहीं मिलने देंगे। कौन? दरोगा साहब, नाम है हरि किशोर दरोगा, झंडापुर ओपी का वहीं रहता है वो। पूछताछ करने में ड्राइवर फिर कन्फेस किया कि नहीं, कोई अपराधी गाड़ी लेके नहीं ले गया था, मैं ही लोभ में आ गया था। 2 अपराधी उसी के गांव के थे और 3 अपराधी खरीद के थे। ये सभी आपस में प्लानिंग करके इन्हें 50,000 रुपये को लोभ भी दिया ड्राइवर को।